हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे पीसी बोर्ड चैनल में। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छा ही होंगे और होना भी चाहिए। आज हम लोग देखने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का दूसरा पार्ट ब्लड क्लॉटिंग। इससे पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो में ब्लड के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली थी कि ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोनेंट क्या है, इस सब के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली थी। तो आप पहले फर्स्ट वाला वीडियो देखिएगा, तब सेकेंड वाला देखिएगा तो और अच्छा आएगा समझ में। तो आज चलते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग और रक्त का थक्का और जमना। ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कास्केडिंग प्रोसेस। ये 3 से 5 मिनट के अंदर ब्लड का थक्का हो जाता है, यानी कहीं कट लग जाते हैं तो ऐसे चाप देते हैं तो 24 घंटा नहीं चापे रखते हैं, कम से कम 3 से 4 मिनट रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ब्लड आना बंद हो जाता है। उसके ऊपर क्या होता है, थक्का जैसा हो जाती है, फिर कुछ देर बाद सूख जाती है। उसी पपड़ी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। वो जो थक्का बैठ जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लड क्लॉटिंग। ये 3 से 5 मिनट के अंदर क्लॉट हो जाती है, यानी थक्का जम जाता है। और कास्केडिंग प्रोसेस क्या होता है कि थक्का जो बन रहा है किस किस प्रोसेस से कौन कौन सा कंपोनेंट भाग ले रहा है, कब ले रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कास्केडिंग प्रोसेस। अब देखो, प्लास्टिड का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोसाइट। प्लास्टिड का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। यही थ्रोम्बोसाइट यानी ब्लड में 3 कंपोनेंट डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों में से जो प्लेटलेट्स होती है थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, वो थ्रोम्बोसाइट हवा की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं, यानी कहीं कट लग जाती है, उसमें जो ब्लड निकलते हैं उसमें प्लास्टिड जो होती है यानी थ्रोम्बोसाइट होती है, वो थ्रोम्बोसाइट जैसे उसको हवा लगेगा वो क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। अब समझो, ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये अभी सोया हुआ है। क्या हुआ है? सोया हुआ है, इनएक्टिव फॉर्म में अभी सोया हुआ है। तो प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम ये दोनों मिलके क्या करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन को जगाएगा। क्या करेगा? जगाएगा। और जैसे जगेगा तो क्या बन जाएगा, थ्रोम्बिन, जो एक्टिव हो जाएगा यानी जग जाएगा। ये फाइब्रोनोजन जो होता है ये सोया हुआ रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो इसको जो जगाता है, कौन जगाता है? थ्रोम्बिन। जैसे फाइब्रोनोजन जगता है तो ये क्या करता है, फाइब्रिन में बदल जाता है। क्या करता है? फाइब्रिन में बदल जाता है। कौन? फाइब्रोनोजन जो है फाइब्रिन में बदल जाता है। कौन जगाता है? तो थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन के पास होता है, इसको जगाता है। जैसे ये जागता है तो क्या बन जाता है? बन जाता है फाइब्रिन। और यही फाइब्रिन एक जाल नुमा संरचना बनाते हैं। कैसे? जाल नुमा संरचना। जैसे चाय की छकनी होती है ना, चाय की छकनी, तो जैसे चाय की छकनी में डालते क्या क्या ब्लड अंदर चल जाता है और उसके ऊपर चाय पत्ती हो जाती है ना, तो उसी छकनी की तरह ये फाइब्रिन होती है। और यही फाइब्रिन क्या करता है, जब ब्लड में फाइब्रिन बाहर निकले तो उसके ऊपर क्या होता है, एक जालीनुमा संरचना बना देती है। और ब्लड में क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, यही फाइब्रिन उसके ऊपर रहता है। तो जैसे बाहर निकलता है तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स क्या करता है, फंसने लगता है। और जैसे फंसता है तो क्या होता है, जाम हो जाता है। जाम जैसे हो जाता है तो ब्लड बाहर नहीं आ पाता है। तो उसी जाम को, उसी थक्का को, उस जगह मोटा जो परत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का। आया समझ में? तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जो थ्रोम्बोसाइट है यानी प्लास्टिड, ये क्या होगा, हवा की उपस्थिति में, एयर की उपस्थिति में जब आएगा, जैसे हवा की उपस्थिति में आएगा तो क्या बन जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। अब फाइब्रोनोजन जो है, फाइब्रोनोजन सोया हुआ रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम ये दोनों आके ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को जो सोया रहता है उसको जगा देता है। तो जग के किस फॉर्म में आ जाता है, एक्टिव फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रोम्बिन, यानी जग जाता है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन। अब यही थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन जो सोया हुआ रहता है इसको भी उठाएगा। क्या करेगा? उठाएगा। कौन उठाएगा? थ्रोम्बिन। फाइब्रोनोजन को उठाएगा और जैसे उठाएगा और जैसे भी उठ जाएगा तो किस में आ जाएगा, ये फाइब्रिन में। क्या किस में आ जाएगा, फाइब्रिन। यानी फाइब्रोनोजन जैसे जगेगा तो किस में आ जाएगा, फाइब्रिन में। लेकिन इसको जगाएगा कौन, थ्रोम्बिन। ऐसा समझ, यानी थ्रोम्बिन इसके साथ जैसे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये फाइब्रिन। ऐसा समझ में? अब फाइब्रिन का संरचना कैसा होता है कि जाल जैसा, मुसरी होती है ना, मुसरी, मच्छरदानी, उसी तरह ये जाल बनाते हैं। चाय पत्ती की छलनी होती है उसी तरह बनते हैं, आटा की छलनी होती है उसी तरह। अब उसमें हम कुछ कचरा भरेंगे, चाय छकते जाएंगे तो क्या होगा, चाय पत्ती ऊपर बढ़ जाएगा ब्लड। और थोड़ा देर बाद क्या होगा, जब पूरा चाय पत्ती भर जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ब्लड, चाय पत्ती नीचे आएगा। धीरे धीरे चाय पत्ती बोलते हैं, चाय नीचे आएगा। तो क्या होगा, कुछ देर के बाद चाय भी नीचे नहीं डालो, लेकिन चाय पत्ती के ऊपर ही चाय रह जाता ना। उसी तरह ये जाली क्या करता है, ब्लड के ऊपर यानी चमड़ा में क्या होता है, जैसे जाली बनाता है इस तरह जाली बना देगा। और फिर क्या हो जाएगा, जो भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ब्लड में चल रही है वो क्या करेगा, उसमें आके फंसने लगेगा। और जैसे फंसेगा
तो क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। और जाम हो जाएगा तो अब बाहर नहीं निकल पाएगा, तो अंदर ही अंदर अब चलते रहेगा। और वही जाम हो जाता है, तो सबको हवा लग जाता है, मर जाता है, उससे क्या होता है, थक्का बन जाता है। क्या होता है, थक्का बन जाता है। तो कुछ देर के बाद क्या होता है, पपड़ी बढ़ जाता है, पपड़ी बढ़ जाता है। अब कुछ देर के बाद फिर पपड़ी को ऐसे हटा दोगे तो फिर ब्लड चलना होता है, चलना लगता है ना। तो फिर कुछ देर बाद चापे रखो तो फिर हो जाता है सही। तो ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग जो जिस प्रोसेस से होकर गुजरती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कास्केडिंग प्रोसेस। बोलेगा ब्लड का थक्का बनना की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कास्केडिंग प्रक्रिया। ब्लड की थक्का बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कास्केडिंग प्रोसेस। ब्लड का थक्का कितना देर में, कितना टाइम में हो जाता है, 3 से 5 मिनट के अंदर थक्का बन जाता है। देखो हमारे ब्लड में 3 कंपोनेंट मेनली घूमता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों में से प्लेटलेट्स जो होती है, थ्रोम्बोसाइट, जैसे हवा की उपस्थिति में आएगा, हवा उस ब्लड में हवा लगेगा तो प्लास्टिड जो होता है वो क्या हो जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। किसमें, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाएगा। अब प्रोथ्रोम्बिन जो है, ये प्रोथ्रोम्बिन को इस सोया हुआ रहता है, क्या रहता है, सोया हुआ, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आपस में दोस्ती बना के इसके पास आता है, तो इसको जगाता है, उठिए आप उठिए, तो ब्लड निकल रहा है, उठिए। तो जैसे ही उठता है तो ये किस में बदल जाता है, थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन जैसे उठता है किस में बदल जाएगा, थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन जगा हुआ रहता है जिसको एक्टिव फॉर्म बोलते हैं, जो जगा रहता है उसको एक्टिव फॉर्म बोलते हैं। अब देखो, अब जैसे थ्रोम्बिन जो है, ये थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन के पास आएगा, किसके पास, फाइब्रोनोजन के पास। अब जैसे फाइब्रोनोजन के पास आएगा, ये भी सोया हुआ रहता है, जैसे इसके पास आएगा ये इसको उठाएंगे, यानी थ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन को उठाएंगे, और जैसे ही उठेंगे तो किसमें बदल जाएंगे, फाइब्रिन में। अब फाइब्रिन कैसा होता है यार पता है, वो मुसरी होता है ना, मुसरी यानी मच्छरदानी जो बोलते हैं देहाती में, मच्छरदानी। वो क्या होता है, मच्छरदानी, वो मच्छरदानी की जैसे संरचना बना देगी, जाल बना देगी, और इस जाल ऊपर में बना दिया तो इसमें अब क्या होगा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स क्या होगा, फंसने, अब इधर उधर फंसने लगेंगे। अब फंसने लगेंगे तो सारा भुरकी जो बीच बीच में खाली स्थान है, छेदा है, उसमें क्या होगा, भर जाएंगे। कौन घुस जाएंगे, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, इस तरह इसमें घुस जाएंगे। अब जैसे घुस जाएंगे तो अब तो बाहर आने का रास्ता है नहीं, बाहर आने का रास्ता तो है नहीं, तो क्या करेंगे, अब इस जगह क्या होगा, थक्का थक्का यानी क्लोड बनना शुरू हो जाएगा, थक्का थक्का बन हो जाएगा। तो इसी में क्या होता है कि ब्लड थक्का बन जाता है। तो अंदर ब्लड चल रहा है लेकिन उसके बाहर में जो जाली लग गया, अब इसमें फंस गया, तो इस जगह जितना आरबीसी डब्ल्यूबीसी को हवा लगा उस जगह सटा हुआ रहता है, इसलिए उस जगह क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा विटामिन, कौन कौन सा धातु, कौन रुधिराणु और कौन सा विटामिन भाग लिया था ब्लड को थक्का बनाने में। तो रुधिराणु में जो भाग लिया था थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, ये भाग नहीं लिया था। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में कौन भाग लिया था, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। धातु में कौन भाग लिया था, कैल्शियम। और विटामिन में जो होता है वो के, विटामिन के ही द्वारा ब्लड थक्का बनता है। अब देखो, थ्रोम्बोसाइट और फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, इस सब का काम है ब्लड को थक्का बनाना, ब्लड को थक्का बनाना। और इसी चारों का अगर राज चलता है, ये तीनों चारों का अगर राज चलता शरीर के अंदर की थक्का बना दें तो क्या होता, अगर ब्लड चल रहा है उसके अंदर थक्का बना देता तो क्या होता, प्रेशर बढ़ जाता, और ज्यादा पूरा मुना जाता तो क्या इधर उधर ब्लास्ट हो जाता। तो सबसे पतला जो हमारे शरीर में नस होती है सबसे जो नस पतली होती है वो सब कहाँ होती है, ब्रेन में। तो ब्रेन में सबसे पतली नस होती है, उस नस में अगर ये चारों मिलकर ब्लड को लोड कर देगा, थक्का बना देगा नस के अंदर, तो वहाँ क्या होगा, बहुत पतला है तो वहाँ ब्लड जा रहा है तो क्या होगा, वहाँ ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। क्या बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज। तो ब्रेन में सबसे अधिक ब्लड हेमरेज होने का संभावना होता है, इसलिए सर में नहीं कभी मारना चाहिए बड़ी जोर से, क्योंकि उस जगह चोट लगेगा तो क्या हो जाएगा, पाइप कट सकता है, तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो इस सब का जो काम है ब्लड का थक्का बनाना। अब शरीर के अंदर बन जाएगा तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो उस शरीर को अंदर में, शरीर के अंदर में थक्का ना बन जाए उसके लिए एक आदमी और खड़ा रहता है कि हम शरीर के अंदर थक्का बनने नहीं देंगे। तो शरीर के अंदर थक्का बनने कौन नहीं देता है, हेपेरिन। हेपेरिन एक ऐसा है प्रोटीन, ये क्या करता है, शरीर के अंदर ब्लड को थक्का बनने नहीं देता। इस तीनों चारों का काम है कि ब्लड का थक्का बनाएंगे, लेकिन इसका काम है वो शरीर के अंदर थक्का बनने को नहीं देंगे।
तो बात में हेपेरिन शरीर के अंदर, अगर हेपेरिन नहीं होता तो क्या होता, ये तीनों अंश कहीं भी शरीर में कहीं भी क्या करता, क्लोट बना देता, ब्लड का थकाव बनाता, फिर क्या होता वही जैसे होता तो कहीं नस फट जाता, प्रेशर से ज़्यादा ब्लड फट जाता, नस फट जाता। सबसे ज़्यादा जो पतला नस होता है वो ब्रेन में होता है, तो ब्रेन का नस फट जाता। अगर नस फट जाता तो वहाँ क्या, खून पूरा ब्रेन में फैल जाता, तो उसी को बोलते हैं, जो नस फटता उस शरीर ब्रेन में, तो उसी को बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। तो शरीर के अंदर थका नहीं बनने देना किसका काम है, हेपेरिन का। तो हेपेरिन समझ में आया, ये तीनों का काम है कि ब्लड को थका बनाएंगे, इसका काम नहीं। अगर मान लो हेपेरिन जब तक रहेगा तब तक तो इसका दाम तीनों का नहीं है कि हम शरीर के अंदर थका बना सकते हैं। ये तीनों का इतना औकात नहीं है कि इसके रहते हुए, ये तीनों का औकात नहीं है कि हम शरीर के अंदर हम ब्लड को थका बना दें। कहीं चोट लग जाती है तो वहां क्या होता है, इस हेपेरिन को जैसे हवा लगता है ये मर जाता है। अब ये तीनों बोलेगा बड़ा रोकता था हमको ब्लड को थका बनाने में, अब रोको, आओ तो हम देखते हैं, हमें ब्लड को रोकते हैं, आओ। तो वहां ये मर गया है, लेकिन ये तीनों तो है, तो ये तीनों अब क्या करेंगे, वहां पे ब्लड का थक्का बनाना शुरू कर दें, और जैसे वहां थक्का बनना शुरू हो जाएगा तो ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा, समझ में आया। तो लेकिन शरीर के अंदर तो ब्लड है ना, उसमें तो हेपेरिन है कि ना, लेकिन उस जगह का हवा प्लेटलेट्स को हवा आती, हेपेरिन को हवा लग जा रहा है तो वहाँ हेपेरिन मर जा रहा है। और जब तक हवा नहीं लगेगा तो क्या होगा, हेपेरिन नहीं मरेगा। तो शरीर के अंदर हवा नहीं लगता है तो वहाँ शरीर में क्या चलता है, ब्लड चलते रहता है, और शरीर के अंदर अगर हवा लग जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, फिर थका बन जाएगा। लेकिन कहीं से भी शरीर के अंदर हवा नहीं जा सकता, तो वहाँ पे ब्लड मरेगा नहीं, हेपेरिन मरेगा नहीं। तो इन तीनों का औकात है ना कि हम उसको जिंदा रहते हुए हम ब्लड को थका बना दें। तो जैसे ही कहीं कट लगती है, वहाँ ब्लड में हवा लगता है, उसमें हेपेरिन जो प्रेजेंट होता है वो हेपेरिन मर जाता है। तो यही तीनों क्या बोलेगा, बड़ा रोकता था हमको, अब रोक के दिखाओ, हवा भी जमाएंगे, तो वही सब मिल के क्या करेंगे, उसको जमाने का काम करेंगे। अब जैसे वहाँ जम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ ब्लड बाहर नहीं निकलेंगे, आए समझ में। अब देखो हेपेरिन का काम तो होता था कि ब्लड को जमने नहीं देंगे, वही बोलते हैं। एंटी का काम होता है उल्टा, क्या कहता है, उल्टा। क्लोटिंग का मतलब होता है थक्का, यानी थक्का नहीं बनने देने का काम किसका होता है, हेपेरिन का। एंटी का मतलब उल्टा, यहाँ देखो ये तीनों का काम करता है क्लोटिंग बनना, इसको क्लोटिंग को नहीं जमने देगा, इसको बोलते हैं एंटी क्लोटिंग। एंटी क्लोटिंग का काम कौन करता है, हेपेरिन करता है। तो इसमें कौन सा विटामिन भाग लेता है ब्लड क्लोटिंग में, तो विटामिन के लेता है। धातु कौन सा लेता है, तो कैल्शियम लेता है। और प्रोटीन कौन सा लेता है, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन लेता है। रुधिराणु में कौन भाग लेता है, थ्रोम्बोसाइट। अब देखो फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन, ये तीनों का जो निर्माण होता है वो कौन करता है, लीवर करता है। कौन करता है, ये लीवर। यही लीवर फाइब्रोनोजन को भी निर्माण करता है, प्रोथ्रोम्बिन का भी निर्माण करता है और हेपेरिन का भी निर्माण करता है। तो बोलेगा ये तीनों प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर करता है। कौन करता है, लीवर। अगर सांप काट लेता है, क्या होता है, सांप काट लेता है, वहां भी ब्लड क्लोटिंग होता है। तो वहां कुछ देर बाद क्या होता है कि वहाँ हेपेरिन मर जाता है। तो सांप के जहर से कौन मर जाता है, हेपेरिन मर जाता है। हेपेरिन जैसे मर गया, इस सारा क्या करेंगे, वहां पे ब्लड जमाना शुरू कर देंगे। तो पूरा शरीर में अगर ब्लड जम जाएगा तो पता थक्का हो जाता है ब्लड, कहीं काटता है उस जगह थक्का हो जाता है। तो वही थक्का अगर हो जाता है तो उस थक्का कौन मरता है, ये सब। लेकिन उसमें कौन मर जाता है, सांप के जहर से हेपेरिन मर जाता है। तो हेपेरिन मर जाने के कारण ही वहां पे ब्लड थक्का हो जाता है। अगर हेपेरिन मजबूत से अगर रह जाएगा तो सांप के जहर से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हेपेरिन ही सांप के जहर से इतना तगड़ा होता है कि हेपेरिन ही मर जाते हैं। तो हेपेरिन मर जाएंगे, तीनों का काम क्या होता है, ब्लड का थक्का बनाना। तो थक्का बना देंगे, जैसे थक्का बन जाएंगे तो वहाँ क्या धीरे धीरे सभी जगह थक्का बनते जाएगा, तो ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं पाएगा। तो जैसे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, आदमी धीरे धीरे बेहोश, थोड़ा दिमाग घूमेगा, ऐसे होते धीरे धीरे मर जाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेपेरिन का काम क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन, इस सब के बारे में समझ में आया। कौन सा धातु भाग लेते हैं, कौन सा विटामिन भाग लेते हैं, कौन सा प्रोटीन भाग लेते हैं, और कौन सा रुधिराणु में भी भाग लेते हैं, रुधिराणु में कौन सा एलिमेंट भाग लेता है। आई होप समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।